जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विजार्ड पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले सीटेट, यूपी टेट अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। तो आपको न केवल क्वेश्चन पर ध्यान देना, लेकिन मैं उसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको, तो आपको वो भी ध्यान देना है और उनके नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए अधिगम का पठार क्या होता है। तो सीखने की वह सीमा जब कोई उन्नति ना हो आपके सीखने में, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। ये सीखने में कोई उन्नति ना हो, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अधिगम का पठार बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। तो अगर आप में मोटिवेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो आप सीख नहीं सकते हैं। तो ये एक कारण है अधिगम के पठार का। अगर आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो भी आप सीख नहीं सकते हैं, आपका अधिगम का पठार बन जाएगा। ज्ञान की सीमा, अगर आप किसी चीज़ को आपकी जो नॉलेज लिमिट है उसके ऊपर पढ़ रहे हैं तो भी आपको पठार बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यालय का असहयोग, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो जो अधिगम की एक डेफिनेशन दी हुई है, ये किसका कथन है, ये पूछा गया है। तो ये कथन है गेट्स एवं अन्य का। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। पिछले यूपी टेट में भी पूछा गया था, यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये कथन किसका है, गेट्स एवं अन्य का है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने किया था। तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, टर्मन नाम के। ध्यान रखना दोस्तों, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन थे, जिन्होंने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस पर किया था। इसलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण था। चूंकि इन्होंने जो एक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने थे, जिन्हें हम बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कहते हैं, और इन्होंने ही प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था सन 1905 ईस्वी में। इसी जो इनके बुद्धि परीक्षण, अल्फ्रेड बिने का बुद्धि परीक्षण था, इसी पे कुछ संशोधन करके जो ये परीक्षण दिया था उन्होंने टर्मन ने दिया था। इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड और बिने के नाम से इस परीक्षण को नाम दिया। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन पे पूछे कि भारत में पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो याद रखना दोस्तों, भारत में पहला बुद्धि परीक्षण सन 1922 ईस्वी में डॉक्टर CH राइस ने किया था। ध्यान रखना दोस्तों और नोट भी करते जाना। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी नाम से जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, कार्ल युंग ने किया था। ध्यान रखना दोस्तों। और अगर डिस्कस करें सिगमंड फ्राइड के बारे में, तो फ्राइड ने क्या किया था, ईड ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी फ्राइड की एक पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और तो ध्यान रखना दोस्तों, नोट भी करते जाना है। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपके ऑप्शन बनते हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व और सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही अब बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक को माना जाता है। तो टर्मन के अनुसार जो इन्होंने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया था, एक सारणी दी थी, उसके अनुसार जिस बालक में 90 से 100 के बीच में बुद्धि लब्धि या IQ लेवल उनका 90 से 100 के बीच में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि बालक कहते हैं। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत ये एक विकास का सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी एक विकास का सिद्धांत। और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन जो 2 है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब अगर इनके बारे में डिस्कस करूँ तो निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार विकास होता रहता है मनुष्य का, तो इसे हम क्या कहते हैं, निरंतर विकास सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, मानव के सभी विकास आपस में संबंधित होते हैं,
चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कई तरह के विकास होते हैं, संवेगात्मक विकास होता है आपका। तो ये सभी विकास जो होते हैं ये आपस में संबंधित होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। और समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है कि सभी तरह के जो जीवधारी होते हैं इनका अलग अलग अपनी तरह से विकास करते हैं। जैसे हाथी का बच्चा 1 साल में बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि जो मानव का बच्चा होता है वो 1 साल में काफ़ी छोटा रहता है। तो सब अपने अपने प्रतिमान के हिसाब से विकास करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 जो है विकास का सिद्धांत है। बाकी ऑप्शन नंबर जो 2 है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो समायोजन की समस्या किसे होगी? कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे, औसत बुद्धि वाले बच्चे, ग्रामीण बच्चे या अध्ययनशील बच्चे? तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होंगे, जो बहुत तेज बच्चे होंगे, उनको अक्सर समायोजन की समस्या होती है, क्योंकि मान लो उनको आपने समान बच्चों के साथ या मंद बुद्धि बच्चों के साथ बिठा दिया तो क्या होगा, उन्हें समायोजन में कठिनाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले आपके मनोवैज्ञानिक कौन है? आपके ऑप्शन है ड्रीवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विलियम मैकडूगल। ये इन्होंने क्या किया था, आपको मूल प्रवृत्तियों में 14 प्रकार के संवेग बताए थे इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। याद रखना दोस्तों, नोट कर लेना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मदद करता है? आपके ऑप्शन है बालक विकास, ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव और व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में और सभी के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा सभी के लिए। सभी पॉजिटिव पॉइंट है और शिक्षक मनोविज्ञान शिक्षक को इन सभी पॉइंट्स पे हेल्प करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीखने के नियम किसने दिए। तो सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। और इनकी पुस्तक, अगर हम पुस्तक पे डिस्कस करें तो इनकी एक पुस्तक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, और एक और पुस्तक इनकी थी एनिमल इंटेलिजेंस। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इन्होंने सीखने के नियम दिए थे। तो सीखने के इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके मुख्य नियम में कौन कौन से नियम आते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये इनके सीखने के मुख्य नियम में आते हैं, जबकि ये बहुअनुक्रिया का नियम ये इनके गौण नियम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, जो थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम थे वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो बुद्धि की जो ये डिफिनेशन थी कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, ये जो कथन था ये अल्फ्रेड बिने का था। ध्यान रखना दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के दिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के दिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन और स्टर्न। तो बुद्धि के जो दिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि 2 टाइप की बुद्धि में कारक होते हैं, एक होता है सामान्य कारक और एक होता है विशिष्ट कारक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो जो सुजनन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, आपके ऑप्शन है क्रोवन क्रो, रॉस, वुडवर्थ और गाल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर बन जाएगा गाल्टन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरणा का घटक नहीं? तो आप प्रेरणा में कौन कौन से घटक होते हैं? तो सबसे पहले अब प्रेरणा में अंतर्नोद होता है, आवश्यकता होती है और प्रोत्साहन होता है, जबकि आपका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रटंत स्मृति नहीं होती है। तो क्या करता है, जब आप के अंदर कोई चालक काम करता है तो आप को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और जब वो आपको चीज़ मिल जाती है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है। तो जब हम आपको अप्रेरणा किसी अन्य टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा? तो साइकिल एक छोटी चीज़ है और इससे ऊपर स्कूटर का लेवल इससे बड़ा होता है। तो आप क्या करते हैं, छोटी से बड़ी चीज़ सीख रहे हैं, तो आपका अधिगम का स्थानांतरण जो होता है वो पॉजिटिव वे में हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। जबकि ऋणात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है जब आप कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं उससे लो लेवल की चीज़ आप सीख रहे हैं, तो क्या होता है उसमें आपका हो जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण। और शून्य स्थानांतरण का मतलब जब आप कोई एक चीज़ सीखते हैं और उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ सीखने में बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार
किसी वस्तु को देखता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेस्टाल्टवाद क्या है। तो गेस्टाल्टवाद एक मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था, वर्दीमर। ध्यान रखना दोस्तों, नोट करते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन थे, मैक्स वर्दीमर नाम था इनका। और इनके सहायक अगर डिस्कस करें तो सहायक थे, एक कोहलर थे, एक कोफ्फा थे और एक मनोवैज्ञानिक थे, कर्ट लेविन। तो ये चार जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम मैंने आपको बताया, ये क्या थे, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर, आवश्यकता के अनुरूप और समग्रता के आधार पर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, समग्रता के आधार पर। किसी भी चीज को उन्होंने समग्रता के आधार पर पूर्ण रूप से देखते हैं। या पूर्णाकार का सिद्धांत, या समग्रवाद का सिद्धांत, या समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं। गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सीखने की वह अवधि जब हम सीखते सीखते एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जब आपकी सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तो क्या कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है। ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन बनता है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक और गेस्टाल्ट। तो सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने, अब थॉर्नडाइक के बारे में डिस्कस करें तो इन थॉर्नडाइक क्या थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी एक पुस्तक कौन सी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की इन्होंने एक पुस्तक दी थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रयोग किया था, किस जानवर पर प्रयोग किया था, इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। और अगर अन्य ऑप्शन डिस्कस करें, कोहलर, कोहलर ने क्या किया था, सूझ का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, सूझ का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया था, एक चिंपैंजी था जिसका नाम क्या था, सुल्तान, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। और अगर पावलोव के बारे में डिस्कस करें तो पावलोव ने क्या किया था, अनुकूलित अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत, पावलोव ने क्या दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी इनको मिला था इनके सिद्धांत के लिए। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो आपको याद ध्यान रखना दोस्तों, एक मनुष्य की सामान्य संयुक्त कोशिका में कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। अगर पूछा जाए कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े पूछा जाए तो 23, और अगर गुणसूत्र की संख्या पूछी जाए तो 46। ध्यान रखना। तो ये आपके थे 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं किसी भी तरह के शिक्षक से संबंधित, शिक्षा संबंधी परीक्षाओं में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।